जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा सूबेदार की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लाइव डेटा, रॉ डेटा आ चुका है सूबेदार की पेंशन का। जिन सूबेदारों ने 28 साल सर्विस करी या फिर 30 साल सर्विस करी। सुबह मैंने वीडियो बनाया था हवलदार की पेंशन का, जिन हवलदारों का वाई ग्रुप था। अब मेरे पास डाटा आया है सूबेदार की रैंक का। तो दोस्तों मैं आपको रॉ डेटा दिखाऊंगा, लाइव डेटा दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सूबेदार की पेंशन सेट कर रखी है ओआरओपी 3 में और किस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है पेंशन पे। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, भारत सरकार ने आपको वन रैंक वन पेंशन नहीं दी है, भारत सरकार ने आपको दी है वन रैंक फोर पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा किस तरीके से सूबेदारों को चार टाइप की पेंशन मिल रही है, अलग अलग पेंशन मिल रही है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ पेंशनर के सवालों के जवाब। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर ने सवाल पूछे थे, उसके जवाब भी आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है सूबेदार की पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों इस टाइम सूबेदार चार टाइप की पेंशन ले रहे हैं, फोर टाइप की पेंशन। कैसे ले रहे हैं चलिए समझते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको रॉ डेटा दिखा रहा हूं, यह है सूबेदार की पेंशन का रॉ डेटा वाई ग्रुप के सूबेदार का। अब दोस्तों पॉइंट समझते हैं। रैंक मैंने यहां पे ली है सूबेदार 28 साल और सूबेदार 30 साल। इस तरफ है ओआरओपी 2 की पेंशन और इस तरफ है ओआरओपी 3 की पेंशन। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा सूबेदार 28 साल की पेंशन। सबसे पहले दोस्तों ओआरओपी 2 की पेंशन मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से उसमें मिनिमम मैक्सिमम लिया था और फिर ओआरओपी 3 में मिनिमम मैक्सिमम कैसे लिया है रॉ डेटा के आधार पे। सबसे पहले दोस्तों सूबेदार 28 साल ओआरओपी 2 की पेंशन कैसे सेट करी। मिनिमम पेंशन ली यहां पे 25,700, मैक्सिमम पेंशन ली है 33,700। दोनों का टोटल करा, आधा करा तो पेंशन आ गई ओआरओपी 2 में सूबेदार 28 साल की 29,700। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी विसंगति निकल के आई है। विसंगति क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहां पे देखिए। ओआरओपी 2 में मिनिमम पेंशन थी 25,700 और ओआरओपी 2 कब आई थी 1 जुलाई 2019 से। ओआरओपी 3 कब आई 1 जुलाई 2024 से। अब दोस्तों 5 साल में क्या मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ी सूबेदार की? यहां पे देखिए ओआरओपी 2 में मिनिमम पेंशन थी 25,700 और दोस्तों ओआरओपी 3 में भी मिनिमम पेंशन दे रखी है 25,700। यानी ओआरओपी 2 में भी मिनिमम पेंशन 25,700 थी और ओआरओपी 3 में भी मिनिमम पेंशन 25,700 है। यह है विसंगति, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यही दोस्तों रॉ डेटा में दे रखी है। आप यहां पे देख रहे हैं 28 साल में मिनिमम पेंशन 25,700। दोस्तों स्टेबल के ही आंकड़े मैंने स्टेबल में यहां पे लिए। अब दोस्तों मैक्सिमम पेंशन की बात करें, मैक्सिमम पेंशन बढ़ाई है। मैक्सिमम पेंशन बढ़ाई है हर एक 5 साल बाद। सूबेदार 28 साल में देखिए ओआरओपी 2 की पेंशन में मैक्सिमम पेंशन थी 33,700। ओआरओपी 3 में मैक्सिमम पेंशन कर दी यहां पे 34,650। जी हाँ दोस्तों मैक्सिमम पेंशन बढ़ा रहे हैं लेकिन जो मिनिमम पेंशन है वो सेम रख रहे हैं। यानी हर एक 5 साल बाद आपकी बढ़नी चाहिए मिनिमम पेंशन भी, वो नहीं बढ़ रही। इसका नुकसान पेंशन पे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पेंशन ही आपका घाटा कर रही है पेंशन पे। अगर मिनिमम पेंशन को बढ़ा दिया जाए तो आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। मैक्सिमम पेंशन तो बढ़ रही है हर एक 5 साल बाद, लेकिन मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ रही। दोस्तों आप यहां पे देखिए सूबेदार 28 साल में ओआरओपी 2 में पेंशन थी 29,700, ओआरओपी 3 में हो गई 30,175। ऐसी दोस्तों सूबेदार 30 साल की बात करें, ओआरओपी 2 में मिनिमम पेंशन थी 26,400। ऐसी दोस्तों ओआरओपी 3 में मिनिमम पेंशन ली है सूबेदार 30 साल की 26,400। यानी ये वाला अमाउंट बढ़ ही नहीं रहा हर एक 5 साल बाद। मिनिमम पेंशन बिल्कुल सेम दे रखी है सूबेदार की, 28 साल वाले सूबेदार की और 30 साल वाले सूबेदार की। मैक्सिमम पेंशन यहां पे बढ़ा रहे हैं। ओआरओपी 2 की बात करें तो मैक्सिमम पेंशन थी सूबेदार की 30 साल में 35,600 और ओआरओपी 3 में मैक्सिमम पेंशन थी 36,600। यानी ये अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं लेकिन मिनिमम नहीं बढ़ा रहे। इसका नुकसान आपको हो रहा है। सूबेदार की 30 साल में पेंशन थी 31,000 और ओआरओपी 3 में कर दी 31,500। यानी कितने का इंक्रीज हुआ? 1,300 का इंक्रीज। और ओआरओपी 3 में कितने का इंक्रीज हुआ था? 1,325 रुपए का इंक्रीज।
दोस्तों ये तो वो सूबेदार थे जिनको OROP 2 मिली या फिर OROP 3 मिली। अब दोस्तों एक और सूबेदार हैं जो OROP 1 ले रहे हैं, जो 30 जून 2014 तक आए थे, जो OROP 1 ले रहे हैं। तो पहली कैटेगरी हो गई OROP के सूबेदार की, जो OROP 2 या फिर OROP 3 ले रहे थे। अब दूसरी कैटेगरी आ गए जिनको OROP 2 OROP 3 नहीं मिला, जिनकी पेंशन प्रोटेक्ट कर दी गई, जो OROP 1 ले रहे हैं, जो 30 जून 2014 तक आए। OROP 1 में पेंशन है 28 साल के सूबेदार की 31,529, 30 साल के सूबेदार की है 32,614, और जो ये वाले सूबेदार हैं जो OROP 1 ले रहे हैं, इनको OROP 2 में कुछ नहीं मिला, OROP 3 में कुछ नहीं मिला। जो 31,529 ले रहे हैं और जो 32,614 ले रहे हैं, इनकी पेंशन कर दी यहां पे प्रोटेक्ट। अब दोस्तों एक और कैटेगरी है, एक और सूबेदार है जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आई है। ये तीसरी पेंशन है, ये तीसरी टाइप की पेंशन है सूबेदारों की, जो 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में आई है। उनको मिलती थी पहले पेंशन 11,970 का 2.57, यानी कितना मिलता था 30,763, ये पेंशन मिलती थी 11,970 का 2.57। OROP 1 इनको नहीं मिली थी क्योंकि ये OROP के दायरे में नहीं थे। ये आए थे पेंशन 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में। इस बीच रिटायर हुए 28 साल के सूबेदार की पेंशन नहीं बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, जो 28 साल के सूबेदार हैं उनकी पेंशन नहीं बढ़ी OROP 2 में और OROP 3 में, लेकिन जो 30 साल के सूबेदार थी उनकी पेंशन बढ़ गई। 30 साल के जो सूबेदार थे उनकी पेंशन बढ़ गई, जो 30,763 ले रहे थे उनकी पेंशन दोस्तों यहां पे बढ़ गई। इनकी पेंशन दोस्तों यहां पे हो गई 31,000 OROP 2 में। जब OROP 3 आई तब दोस्तों यहां पे पेंशन हो गई 31,500। इनकी पेंशन बढ़ गई 30 साल वाले सूबेदार की, लेकिन 28 साल वाले जो सूबेदार थे उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। फिर दोस्तों एक और सूबेदार की कैटेगरी है जो 1 जुलाई 2024 के बाद आए हैं, यानी जो 7 CPC में पेंशन आए हैं। इनकी पेंशन बहुत ही कम है, जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं। इनकी पेंशन है, मिनिमम पेंशन है 25,700, 27,100, 26,400, 27,400, 25,050 इनकी मिनिमम पेंशन है, और मैक्सिमम पेंशन है 30,200, 31,900 और 36,600। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपने यहां पे देखा किस तरीके से सूबेदार की पेंशन की अलग अलग कैटेगरी है। पहली पेंशन, दूसरी पेंशन, तीसरी पेंशन और चौथी पेंशन, यानी अलग अलग सूबेदार 4 टाइप की पेंशन ले रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी विसंगति है। जब रैंक 1 है, ग्रुप 1 है, सर्विस 28 साल की है, 30 साल की है, सब कुछ सेम है, तो फिर पेंशन 4 टाइप की क्यों, और वो भी अलग अलग पेंशन, वो भी वेरिएशन वाली पेंशन। जो OROP 1 के सूबेदार है उनको कुछ नहीं मिला OROP 2 में, OROP 3 में। जो सूबेदार आए 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 के बीच में, 28 साल वाले सूबेदार की पेंशन नहीं बढ़ी, 30 साल वाले सूबेदार की पेंशन यहां पे बढ़ गई। एक और कैटेगरी है जो 7 CPC में आए, जो 1 जुलाई 2024 के बाद आए। इनकी पेंशन भी ज्यादा नहीं बढ़ रही, इनकी पेंशन भी 30,000 से कम है, 25,700, 26,700। आप 2023 का आंकड़ा ले लीजिए मिनिमम पेंशन का, आप यहाँ पे खुद ही देख रहे हैं 26,400, 27,100, 25,050, ये मिनिमम पेंशन है। जब तक मिनिमम पेंशन आपकी नहीं बढ़ेगी, जब तक आपको लॉस होगा। जो PCDA CGDA टेबल बना रहा है उसमें जो मिनिमम पेंशन है वो हर एक 5 साल बाद एक ही जैसा रख रहा है। आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो एक जैसी रख रहा है। OROP 2 जब आई थी उसमें भी मिनिमम पेंशन सेम थी, और वही मिनिमम पेंशन OROP 3 में भी दे दी जब एवरेज पेंशन निकाली गई। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे बड़ा नुकसान। और एक और नुकसान है कि जो अभी पेंशन आ रहे हैं उनकी पेंशन बहुत ही कम है। जब तक उनकी पेंशन नहीं सुधरेगी, जब तक पुराने वालों को कुछ नहीं मिल पाएगा। यही सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया, ये रॉ डेटा है सूबेदार का, आप ये देख सकते हैं और मेरे से ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब कुछ पेंशनर के सवाल है। यहाँ पे दोस्तों धर्मवीर सिंह जी लिखते हैं, पत्नी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, फैमिली पेंशन में कोई समस्या तो नहीं आएगी? दोस्तों डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है पत्नी की PPO में, डिस्चार्ज बुक में, तो फैमिली पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैमिली पेंशन तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर आपको डेट ऑफ बर्थ ठीक करा लेनी है। जी हाँ दोस्तों, नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ गलती है पत्नी की, पेंशन कंटिन्यू मिलेगी, पेंशन आपकी चलेगी, स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आगे चलकर आप इन चीजों को सही कराएंगे। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है मिस्टर बोरा। ये क्या लिखते हैं, मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन विपुल चंद्र बोरा, मैं पेंशन आया था 31/12/2014 को, मेरा सर्विस है 32 साल 25 दिन, मेरा बेसिक पे है 43,675। अभी जो सर्कुलर आया है 679,
क्या उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंफर्म करना। मैं इनको कंफर्म बता रहा हूं कि इनको 679 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 679 में जो बातें लिखी हुई थी पीसीडीए द्वारा, सरकार द्वारा, वो लिखी हुई थी कि जिन ऑनरी लेफ्टिनेंट की, जिन सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट की 30 साल से ऊपर की सर्विस है, जिनको 30 साल से ऊपर का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, जिनको सिर्फ 30 साल का बेनिफिट दिया जा रहा था, तो उनको 33 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। अब दोस्तों इनकी सर्विस ही 32 साल 25 दिन है, तो इनको जो पेंशन मिल रही है वो बिल्कुल ठीक पेंशन मिल रही है। कितनी? 43,675। तो इनको 33 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको 679 का जो सर्कुलर निकाला था पीसीडी का, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनको पेंशन ठीक मिल रही है, इनको सिर्फ 32 साल 25 दिन का ही बेनिफिट मिलेगा, जितनी इनकी सर्विस है। पेंशन इनकी बिल्कुल ठीक है। अगले दोस्तों यहाँ पे पेंशनर है जिनका नाम है सियोल। ये क्या लिखते हैं, सर मेरे डैडी को रीढ़ की हड्डी एक्सीडेंट में फ्रैक्चर है, क्या डीएससी अकाउंट में क्लेम मिल सकता है क्या? दोस्तों जैसा आपको बताया, डीएसपी की फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर किसी पेंशनर की डेथ होती है किसी एक्सीडेंट में, तो उसके बाद क्लेम मिल जाता है, इंश्योरेंस कवर मिल जाता है वाइफ को, स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट को। अब दोस्तों इसमें क्या कुछ बीमारी भी है जिसके चलते क्लेम मिल सकता है? दोस्तों अगर हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं है, उसका क्लेम नहीं मिलेगा वाइफ को, स्पाउस को। अगर एक्सीडेंट होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सड़क दुर्घटना हो गई, तब उसका क्लेम मिलेगा। अगर आपका अकाउंट डीएसपी में है, ध्यान दो, तो अगर आपका डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको जो आपका अकाउंट है सर्विंग अकाउंट, उसको चेंज कराना होता है। जी हाँ दोस्तों, डीएसपी में चेंज कराना होता है, तब आपको उसका क्लेम मिल पाता है। लेकिन दोस्तों इन्होंने लिखा है कि जो उनके डैडी हैं वो एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ है इनकी रीढ़ की हड्डी में, तो क्या उसका क्लेम मिल जाएगा? ऐसे क्लेम नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, अगर मृत्यु हुई है किसी एक्सीडेंट के दौरान, तब उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल पाता है। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है हरियाउलिजा। ये क्या लिखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट इज पेइंग 5%, 10%, 15% एडिशनल पेंशन ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ 65, 70 या फिर 75 ईयर्स। व्हाट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट? ये पूछ रहे हैं जिस तरीके से पंजाब की सरकार एडिशनल पेंशन दे रही है 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%, इसी तरीके से केंद्र सरकार कब देगी? दोस्तों केंद्र सरकार का अभी कुछ भरोसा नहीं है कि वो आपको देगी या नहीं देगी। अभी सिर्फ ये प्रपोजल है जो सरकार के पास पहुंचाया गया है, अभी वो अंडर कंसिडरेशन है। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं है। हालांकि जो दूसरी की राज्य की सरकार है वो अपने पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दे रही है, 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। लेकिन जो केंद्र की सरकार है वो अभी नहीं दे रही। अब पता नहीं केंद्र की सरकार कब इसको लागू करेगी। अभी फिलहाल ये मैटर विचाराधीन है, अंडर कंसिडरेशन है। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है त्रिलोक नाथ शर्मा। ये क्या लिखते हैं, रक्षित जी नमस्कार, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स, माई पार्ट ऑफ कम्यूटेशन आफ्टर 15 ईयर्स कंप्लीटेड ऑन 14 मार्च 2024, बट स्टिल डिडक्टेड ग्रीवांस स्पर्श एंड सीपीग्राम बट नो एक्शन रिक्वेस्ट एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पीरियड खत्म हो गया है, 15 साल खत्म हो गए, लेकिन तभी भी उनका पैसा काटा जा रहा है पेंशन में से, कम्यूटेशन का। अगर ऐसे पेंशनर हैं तो तुरंत आप सीपीग्राम में कंप्लेंट डालें, या फिर इसके लिए आप अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को एक लेटर लिख सकते हैं, चाहे आप बैंक से पेंशन ले रहे हो या फिर आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हो। अगर 15 साल आपके हो गए, अगर रिकवरी हो रही है उसके बाद भी, तब आपको तुरंत शिकायत डालने की जरूरत है, ताकि दोस्तों जो आपका अधिक पैसा काट लिया गया है वो आपको वापस दे दिया जाए। तो दोस्तों इसके लिए आप शिकायत कंटिन्यू डालते रहिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप कंटिन्यू पूछते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लगातार मेरे से क्वेश्चन पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं रैंडमली लूंगा और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।